Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you will study preparation of alkanes, decarboxylation of carboxylic acid. तो यहाँ आप पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना. डी मतलब हटाना कार्बन डाइऑक्साइड को. कार्बन डाइऑक्साइड काय में मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलता है, RCOH में. RCOOH इसमें है ना कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमने क्या लेना है, इसके एल्केन हमें प्रिपेयर करनी है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया. अब ये तो आपका देखो सिंपल है ना एसिड, यानी वीक होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH. अब क्या करेंगे हम, वीक एसिड है तो इसलिए हमने यहाँ पे बेस लिया हुआ NaOH प्लस CO. स्ट्रॉन्ग एसिड में बनाना है क्योंकि एसिटिक एसिड है, वीक होता है. तो H को डिस्प्लेस करके, S को हटा करके उसकी जगह क्या लेंगे, उसको लेंगे सोडियम. तो हमें मिल जाएगा RCONA मिलेगा. ठीक है ना. तो RCONA मिल गया. अब इसके हमें क्या लेना है, इसमें सोडा लाइम, इसको बोलते हैं सोडा लाइम. सोडा लाइम NaOH प्लस CO. इसको जब हम हीट करेंगे तो विल गेट एल्केन और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा Na2CO3. तो यहाँ पे भी कार्बोनेट हट गया ना, इससे तो हट गया कम से कम, है ना. RCONA से हट के इसमें सोडियम कार्बोनेट बना तो हट गया ना, इससे तो हट ही गया. तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, है ना. तो अगर इसमें CH3 लेंगे CO तो सोडियम क्या होगा, सोडियम एसीटेट बन गया. इस तरह से होता है. एसिटिक एसिड है, सोडियम रहेगा, सोडियम एसीटेट. इस तरह अब ये प्रिपरेशन हो गया आपका, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ. अब और चीज़ें भी है इसमें. इसमें बेस क्यों लिया जाता है, बेस की प्रेजेंस में होता है. तो ये देखो पहले वाला कि हमने इसको ऐसे ही बना सकते हैं और RCONA भी बना सकते हैं. इसमें बेस लिया जाता है, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन निकल जाता है और सोडियम उसमें सब्स्टिट्यूट होता है. ठीक है ना. बेस में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बेस क्या है, ये बेस जो है बादशाह जैसे बोल सकते हो आप समझने के लिए, बादशाह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है. इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है. तो हम ये देखेंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे R डबल बॉन्ड OH. पहले शुरू में तो यही था. ठीक है ना. तो बेस की प्रेजेंस में हमने रखा था इसको. तो बेस की प्रेजेंस में ये हट जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो और यहाँ पे बेस में सोडियम है ही, Na प्लस और OH माइनस. तो ये हट करके H को रिप्लेस करके और सोडियम इसकी जगह ले लेता है. ठीक है ना. सोडियम इसकी जगह ले लेता है. तो क्या बनाएगा, RCO, इसी होता है ना, COONA, RCONA बनाए. इस तरीके से आप ये रिएक्शन होती है इसमें. अब आगे क्या होता है कि अब ये जो पहले बताते थे स्ट्रॉन्ग, वो था वीक एसिड था, वीक एसिड था ना. अब इसको स्ट्रॉन्ग बनाया काम कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये जो RCONA जो हम लेंगे, RCONA. अब इसमें इसको क्विक लाइम लिया जाता है इसमें. आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि देखो ये जो है रिजोनेंस वाला, यहाँ से क्या होगा, जब ये हट जाएगा तो ये बनेगा आपका RCOO और इसमें नेगेटिव आ जाएगा जब ये हट जाएगा. अब आगे या तो इसमें बॉन्ड आ सकता है, क्योंकि ये इधर भी बॉन्ड आ सकता है, नेगेटिव है तो पूरा करने के लिए, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको. तो बॉन्ड या तो इधर बनाएगा, फिर ये अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये आपका फिर इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है ना. क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 3 4 5वां बॉन्ड तो बना नहीं सकता. तो अगर ये बॉन्ड यहाँ बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इधर बॉन्ड बनता है, तो इधर फिर ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा. तो ऐसे से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिजोनेंस स्ट्रक्चर ही बनेंगे ऐसे में भी. दिस ऑल विल बी द रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स. ठीक है ना. इससे बढ़िया क्या हो सकता है, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटे, इधर से बॉन्ड टूटे, वो ज़्यादा बेटर होगा. तो यहाँ से कार्बन और
एल्काइल के बीच में बॉन्ड टूट सकता है और टूटता भी है। और क्योंकि ये बेसिक मीडियम में भी होता है, एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में H2O यानी H और OH आएगा इसमें। तो ये जब टूटेगा यहाँ पे तो R जो है पॉजिटिव और डेल्टा प्लस आ जाएगा इसमें, डेल्टा माइनस आ जाएगा इसमें कार्बन में ना। तो ये जो R प्लस है एल्काइल है, ये हाइड्रोजन के साथ OH माइनस, ये यहाँ पे देखो ये क्या होगा OH माइनस और H प्लस, तो H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन इज, तो RH बन जाएगा। इसको तो एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है ही, वैसे भी हाइड्रोजन ये नेगेटिव है, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के एल्केन बना लेते हैं, RH बन जाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज हो जाती है, प्लस CO2, दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस, ठीक है ना। R और H जुड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, एक्वस मीडियम में है तो ये आपका H और OH में टूट जाता है। तो इस तरह ये मैकेनिज्म में चल रहा है, दिस इज़ द मैकेनिज्म। वो तो रिएक्शन थी, मैकेनिज्म में इस तरीके से आगे रिएक्शन बढ़ती है, यानी सिग्मा बॉन्ड टूट देता है, सिग्मा बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना। क्योंकि हाई टेम्परेचर ले जाता है, वैसे तो टूटेगा नहीं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है और इस तरह से हमें वी गेट एल्केन, और हमें एल्केन देते हैं, मिलती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन रिलीज्ड, इसी को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने बेसिक मीडियम में लिया हुआ था, ठीक है ना, बेसिक मीडियम की खासियत होती है कि दोबारा से जो ये जो था आपका, यानी CH3COOH था, CH3CONA जो था, है ना, इसमें बेसिक मीडियम क्या करता है, ये आपका Na को हटा नहीं पाता, ऑक्सीजन जो नेगेटिव बना रहता है, क्योंकि इसके चारों ओर बने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घेरे रहते हैं, और इसको इसके साथ ये जुड़ा रहता है, यानी H इसमें जा नहीं पाता, इससे जुड़ ही नहीं पाता। H प्लस जो आयन है, जो एक्वस सॉल्यूशन में आपको देख ही रहे हैं, तो H प्लस आयन इससे जुड़ नहीं पाता, नहीं तो फिर दोबारा से एसिटिक एसिड बन जाएगा, तो गलत है ना। हमारे लिए अच्छी बात इसलिए बेसिक लिया हुआ है कि ताकि ये वीक एसिड दोबारा ना बन जाए, एसिटिक एसिड दोबारा ना बन जाए, है ना, इसीलिए इसको एक्वस मीडियम में लेते हैं, ताकि हमें CH3CONA मेंटेन रहे, ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये इसके साथ पॉजिटिव जो है वो आपका मेंटेन रहे, और इस तरीके से बना रहे, ताकि आगे प्रोसेस में रिएक्शन होती रहे। बेसिक मीडियम में ये फ़ायदा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये RCOOH है, RCOOH। तो इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें सोडा लाइम तो है ही, NaOH प्लस CaO, ठीक है। यदि अंदर आयंस में टूटेगा Na प्लस OH माइनस, और RCONA, ये तो उसमें जो वीक एसिड को हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट किया। अब आगे देखें तो COO में टूट जाएगा ये, और Na जो है वो पॉजिटिव में निकल जाएगा बाहर, ठीक है। RCOO में निकला COO, और ये Na प्लस में निकल गया, मतलब ये यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये टूट करके RCOO, ये नेगेटिव बन जाएगा, और प्लस जो है Na प्लस पॉजिटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव में आयंस में टूट गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल जो है कार्बन के साथ लगा हुआ है, अब वो तो बताते मैं, रिजोनेंस होगा तो वो सेम आएगा, है ना। रिजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, चाहे बॉन्ड इधर लग जाए, चाहे ऊपर लग जाए, चाहे कहीं भी लगे, ठीक है ना। तो इधर तो टूटेगा नहीं, वैसे भी सोडा लाइम वगैरह बेस है ना बहुत सारा, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मेंटेन करता है कि ऑक्सीजन के चारों ओर घिरा रहता है, और नेगेटिव ये बना रहता है इसका, ताकि इसमें इससे H ना जुड़ पाए, नेगेटिविटी बनी रहती है, H जुड़ नहीं पाता इससे, ठीक है ना। इतने सारे सोडा लाइम के कारण जो बेसिक सॉल्यूशन होता रहता है, तो उसके कारण ये होता है। अब आगे देखो क्या होता है कि ये जो टूटेगा एल्काइल और कार्बन है, अब यहाँ से एल्काइल टूटेगा, अब यही चाह रहा है ना इसमें, वो भी स्ट्रॉन्ग हीट के कारण टूटेगा, वैसे टूटता नहीं, सिग्मा बॉन्ड है, बहुत मुश्किल होता है तोड़ना। तो जब इसको हम हीट करेंगे तब ये जाके टूटेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब एल्काइल कैसे टूटता है, क्योंकि R का मतलब C और H तीन है इसके साथ लगे हुए, H ये हो गया एल्काइल। अब कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस वजह से ये खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर जो खींचेगा, खींचने के कारण इसमें क्या आ जाए, डेल्टा
माइनस आ जाएगा, नेगेटिव आ नहीं, अल्काइल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कुछ इससे होता है, कुछ इसके होता है एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कार्बन से भी खींचता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, तो ये कार्बो एनायन बन जाता है, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन होता है। अब इसको क्या चाहिए, अब एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम में H+ चाहिए, तो ये ले लेता है, RH बन जाता है, बॉन्ड बनाता है R और H, और उससे एल्केन बन जाता है, और क्या बनता है, सोडियम कार्बन। ये जो सोडियम आयन जो रिलीज हुआ था सोडा लाइम से, NaCO, सोडा लाइम से जो होता है Na, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके Na2CO3 रहता है, सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जो CO2 है वो इससे हट जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना, और उससे हटने के बाद ये कहाँ रहता है, सोडियम के साथ चला जाता है, मतलब यहाँ से तो हट गया ना, तो इसी को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड से हट करके ये चला गया आपका सोडियम कार्बोनेट के बाद। तो ये कार्बो एनायन क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं इसको, RDS कार्बो, क्योंकि ये देखता है कि क्या बनाता है, स्टेबिलिटी बनाता है, मतलब ऐसा मोर स्टेबल कार्बो एनायन देगा, है ना, ताकि सोडा लाइम प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, और ये देगा मोर स्टेबल कार्बो एनायन। कार्बो एनायन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो बनाएगा सोडा लाइम प्रोसेस में, मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन बनाता है, ठीक है। अब बाकी मैंने बता देते हैं आपको कि इसमें जो बेस होता है उसको B फॉर बेस और B फॉर बादशाह, इलेक्ट्रॉन रूपी धन होता है उसके पास, उसको दान करता रहता है, यहाँ पे एक काम आता है ना, ताकि तभी तो इसमें H+ ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घिरा रहता है, सोडियम मीडियम मैक्सिमम बनता रहता है, ये बेसिक मीडियम बनता रहता है, ठीक है ना, H+ इसमें ज्वाइन नहीं हो पाता, और नेगेटिविटी ऑक्सीजन की बनी रहती है, ठीक है, ये बढ़िया रहता है, ताकि हमें क्या मिल सके, एल्केन मिल सके, इस तरीके से चलता है, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स एक और रिएक्शन है जिसमें कि आपका इथेन बनेगा, तो यहाँ हमने लिया प्रोपेनोइक एसिड लिया, 1 2 3 कार्बन है ना, मेथड प्रोपेनोइक, COH है प्रोपेनोइक एसिड, इसमें सोडा लाइम हमने लिया NaOH + CaO, क्विक लाइम है ये, और ये बेस है, सोडा लाइम बन गया, एक्वस मीडियम भी रहता है, हाई टेम्परेचर हीट किया तो इथेन मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज़ होती है, जैसे CO और ये CO2 रिलीज़ हुआ। अच्छा, इसके बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है सोडियम प्रोपेनोएट, है ना, इस तरह से देखो सोडियम प्रोपेनोएट बन गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है ना, यहाँ पे कितना है, C 1 2 CH2 होगा ना, 2 3 4, तो इस सोडियम इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट भी यहाँ पे बनता है, इसको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है ना। तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट बनता है। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं, सेकंड रिएक्शन में देखो कि फर्स्ट थी, सेकंड रिएक्शन में हम क्या लेंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे। सेकंड रिएक्शन में व्हाट वी आर टेकिंग, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड ले लो इस तरह से, ये बेंजोइक एसिड ऐसे बना लो डायरेक्ट में, और यहाँ पे आपने क्या लगाया, तो हो गया ना, COOH हो गया, ये बेंजीन है, तो ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया, इजंट इट। तो बेंजोइक एसिड को हमने हीट किया, वी हीटेड इट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, यानी NaOH और प्लस CaO, सोडा लाइम लिया, तो व्हाट वी आर गेटिंग, बेंजीन, वी आर गेटिंग बेंजीन, बेंजीन बन जाएगा, ये क्या बन गया, बेंजीन। तो इस तरह CO2 रिलीज होगा आपका, है ना, बेंजीन और CO2, तो CO और 2 CO2 रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमें बेंजीन मिलता है। थर्ड रिएक्शन देखो, ठीक है, आगे एक और रिएक्शन है, इसमें देखो सोडियम प्रोपेनोएट लेंगे, इसमें चाहे तो ऐसे लगा दो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट, यहाँ पे CON लगाया हुआ है, CONA, तो सोडियम बेंजोएट, बेंजीन है ना साथ में, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, इसमें वही करा हमने, हीट किया और साथ में
सोडा लाइम NaOH प्लस CaO लिया, ठीक है। तो व्हाट विल गेट, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस जो है विल गेट बेंजीन, ये बेंजीन के प्रिपरेशन है, ये बन गया बेंजीन। सोडियम कार्बोनेट प्लस बेंजीन, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बेंजोएट लिया, सोडा लाइम हीट किया, सोडियम कार्बोनेट और बेंजीन मिल गया, ठीक है। अब एक रिएक्शन और ले लेते हैं, इसमें ऑर्गेनिक बेस वाली रिएक्शन लेते हैं। क्या लेंगे, ऑर्गेनिक बेस वाली रिएक्शन, इसको भी सीख लेते हैं। ऑर्गेनिक बेस, तो इसमें प्रोपेनिक एसिड लेते हैं हम, प्रोपेनोइक एसिड, मैथ एथ प्रोप हो गया ना, दो है मैथ एथ और प्रोपेनिक एसिड, तीसरा मतलब ये लगा लिया, एसिड के लिए COH लगाया तो ये बन गया मैथ एथ प्रोप हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें हमने वही सोडा लाइम लिया, इसको हीट किया और NaOH प्लस CaO, क्विक लाइम और बेस है ना NaOH, इसको लिया तो क्या बनेगा इसमें, ये तो अभी हमने अच्छा ये तो अभी कर चुके थे, अच्छा इसके साथ ठीक है। लेकिन इसमें हमने बेस दूसरा लेना है, अभी बात इसी बात की तो हो रही थी कि हमें ऑर्गेनिक बेस लेना है, तो ऑर्गेनिक बेस ले लेंगे इसमें C5H5N, C5H5N पिरिडीन, पिरिडीन PYRI पिरिडीन लिया हमने, पिरिडीन लिया और इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं CuO और Cr2O7 क्रोमेट Cr2O3, इस पोटेट है ना, क्रोमेट यूज़ करेंगे, Cu कॉपर ऑक्साइड Cr2O3, इसको भी हीट करा। कौन सा बेस है ये, और ये कौन सा बेस है, ऑर्गेनिक बेस लिए हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिया, पिरिडीन लिया, प्रोपेनिक एसिड लिया, कॉपर ऑक्साइड और Cr2O7 लिया, इसको हीट किया तो हमें ईथेन मिलेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ईथेन मीन्स T2S6 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इसमें। प्रोपेनिक एसिड पिरिडीन CO Cr2O3 कॉपर क्रोमेट हो गया और हीट किया तो ईथेन मिला। तो इस तरह से हमें इसके थ्रू भी हमें ईथेन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है इसमें रिलीज होती है। पिरिडीन से भी हम बना सकते हैं ईथेन विद द हेल्प ऑफ pyridine ethane can also be formed with the help of pyridine, which is a heterocyclic compound, and adding heterocyclic compound pyridine with the propionic acid we get ethane when heated in the presence of catalyst. ये क्या है, catalyst है, in the presence of catalyst CuO copper oxide chromate Cr2O3 and we get ethane. Carbon dioxide is released, so इसी को बोला जाएगा this is decarboxylation हो गया decarboxylation और ईथेन हमें मिल गई। तो decarboxylation ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पर यहाँ पे हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से मिला है यहाँ पे, तो ऐसे भी मिल जाता है, इसको भी याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी हमने करा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के जो बचे होंगे उसको किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।